साउथ इंडियन मास एक्टर जूनियर एनटीआर की मच अवेटेड मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम है देवरा पार्ट 1। मूवी देखने का असली मज़ा तो थिएटर में तो हो सके। दोस्तों, आप इस मूवी को थिएटर में ज़रूर देखिएगा। और जिसको थिएटर में जाने का टाइम नहीं मिल रहा, उसके लिए मूवी वाइट की टीम है ना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हमारे साथ वही थिएटर वाला मज़ा आए। आपको मूवी के नाम से पता लग गया होगा कि यह मूवी 2 पार्ट में ये मूवी भी आपको बाहुबली की तरह लास्ट में एक सवाल छोड़ जाती है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अरे ये वाला सवाल नहीं, उस सवाल को जानने के लिए मूवी में हमारे साथ बने रहिए, ताकि जब आप थिएटर में पार्ट 2 देखें तो आपको उसकी कहानी पूरी तरह समझ में आ जाए। मूवी शुरू करने से पहले मेरी तरह आप भी मास एक्टर जूनियर एनटीआर के फ़ैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है सपनों की नगरी मुंबई शहर से। हमें दिखाया जाता है कि मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग में मंत्री के साथ मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जहां मंत्री 2 टेररिस्ट के बारे में बताता है, यादी और यति, जो कि सगे भाई हैं। और यादी विदेश में रहता है और यति इंडिया में रहकर ऑपरेट करता है। इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि इन्हें अरब कंट्री से बहुत फंडिंग हुई है और ये लोग देश में बहुत बम और हथियार ला रहे हैं। हमें कैसे भी कर कर इन्हें रोकना होगा। साथ ही हमें पता करना होगा कि इतना सारा इनलीगल सामान इंडिया के अंदर आ कैसे रहा है। तब सारे पुलिस ऑफिसर्स मिलकर ये केस एक आईपीएस ऑफिसर को सौंप देते हैं। वे आईपीएस है, साउथ इंडियन एक्टर अजय। केस मिलने के बाद आईपीएस ऑफिसर अपनी एक टीम बनता है और जल्दी से इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। और तभी इन्वेस्टिगेशन टीम को यति का एक आदमी मिल जाता है। और जब उस आदमी को टॉर्चर किया जाता है तो वह बताता है कि उसने यादी और यति को पिछले 3 महीने से नहीं देखा। तो आईपीएस ऑफिसर यानी कि एक्टर अजय उस आदमी से पूछता है कि वह इंडिया के अंदर इतना इनलीगल सामान लेकर कैसे आते हैं। तो यति का आदमी बताता है कि जब जहाज़ समुद्र में होता है, वह लोग समुद्र के बीच में ही पूरा सामान उतार लेते हैं। और जब जहाज़ पोर्ट पर जाता है तो कोस्ट गार्ड्स को उसमें कुछ भी इनलीगल सामान नहीं मिलता। ये सुनकर आईपीएस ऑफिसर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कंटेनर्स को समुद्र के बीच में उतरना बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल क्या, नामुमकिन काम है। तब यति का आदमी आईपीएस ऑफिसर को बताता है कि एक्चुअली जो हमारे इन लीगल कंसाइनमेंट के जो शिप होते हैं, वह मुंबई से काफ़ी दूर जब रत्नागिरी के पास आते हैं। और जो रत्नागिरी है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया के पास है। और जब शिप वहाँ के पोर्ट के पास पहुँचने वाला होता है, उससे कुछ समय पहले हम पूरा इन लीगल सामान समुद्र में उतार लेते हैं। और इस सब काम में हमारी मदद रत्नागिरी के आसपास के गांव वाले करते हैं। अब ये सब बात जानने के बाद आईपीएस ऑफिसर सीधे रत्नागिरी अपनी टीम के साथ जाता है और वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर उसे पता लगता है, इन सारे इन लीगल काम करवाने में रत्नागिरी के लोगों की मदद करता है वहाँ का डीएसपी तुलसी, जो साउथ एक्टर अभिमन्यु सिंह है। डीएसपी से उन्हें पता लगता है कि पानी से कंसाइनमेंट उतारने का काम जो रत्नागिरी के आसपास के गांव वाले लोग करते हैं, उनका लीडर है भैरवा, जो है बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान। ये सब जानने के बाद वह आईपीएस ऑफिसर सीधे भैरवा के पास जाता है और उससे कहता है उसका एक इनलीगल कंसाइनमेंट शिप से उतार कर उसके पास पहुंचना है। मगर भैरवा उसको तुरंत ना बोल देता है और कहता है हमने ये काम छोड़ दिया है। जब आईपीएस ऑफिसर उसको बार बार कहता है तो भैरवा नाराज़ हो जाता है और उसको अच्छे से पीट देता है और वहाँ से भगा देता है और कहता है हमने ये काम छोड़ दिया है। और अब आईपीएस ऑफिसर अपनी टीम को लेकर गांव के बाहर आ जाता है। फिर वह लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, जहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम होता है सिंघप्पा मिलता है, जो कि एक्टर प्रकाश राज है। तो आईपीएस ऑफिसर सिंघप्पा से पूछता है कि वह कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से भैरवा और उसके आदमियों ने काम छोड़ दिया है। तो सिंघप्पा उन्हें बोलता है इसके पीछे लंबी कहानी है और तुम्हें इस कहानी को सुनने से पहले हमारा इतिहास जानना होगा। और यह बोलकर सिंघप्पा अपनी कहानी सुनाना चालू करता है और कहता है आज से बहुत साल पहले यहाँ एक राज्य हुआ करता था, जिसके सैनिक बहुत ज़्यादा निडर और बहादुर थे और उनके जैसे योद्धा आसपास किसी राज्य के पास नहीं थे। इसीलिए इस राज्य के ऊपर
जितनी बार भी हमला हुआ, उन योद्धाओं ने हर बार अपने राज्य को बचा कर रखा। और जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए तो इन राज्य के योद्धाओं ने उन्हें भी हरा कर यहाँ से भगा दिया। पर इतना सब होने के बाद यहाँ का शासन और राजा समाप्त हो गया। इसके बाद जो योद्धा राज्य की हिफाजत करते थे, उन्होंने यहाँ पर अपना अपना गांव बसना शुरू कर दिया और उन सभी ने मिलकर यहाँ पर 4 गांव बसाए। पर उन 4 गांव में से एक ऐसा योद्धा होता था जो इन चारों गांव को लीड करता था। अब राजपाट खत्म हो चुका था, तो यहाँ के लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए समुद्र में जाकर मछली पकड़ना चालू कर दिया। पर धीरे धीरे हालत बिगड़ते गए और हमारे गांव पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब होते गए। पर आज से 12 साल पहले हमारे गांव का समय बदला, क्योंकि हमारे गांव में 2 आदमी आए, मुर्गा और तुलसी, जो कि कोई और नहीं डीएसपी होता है। सिंगप्पा आगे बताता है कि जब वह दोनों आए तो उन्होंने हमारे गांव के लोगों को काम दिया, क्योंकि असल में हमारे गांव के लोग बहुत बहादुर और ताकतवर होते हैं। इसलिए हमारे गांव के लोग वह काम कर सकते हैं जो कि दूसरे नहीं कर सकते। इसी बात का फ़ायदा डीएसपी तुलसी और मुर्गा ने उठाया, क्योंकि मुर्गा इन लीगल काम करने वाले लोगों से मिला हुआ है और वह विदेश से बहुत सारे बम और बंदूक और भी बहुत सारे हथियार शिप में मांगता है, और उसे उस सामान को पोर्ट पर पकड़े जाने का डर रहता था। इसलिए उसने हमारे गांव वालों को एक ऑफ़र दिया कि वह लोग उसके सामान को पोर्ट पर जाने से पहले ही उतार दे, जिसके लिए उसने हमारे लोगों को बहुत सारा पैसा ऑफ़र किया। इसलिए हमारे लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब सिंगप्पा आईपीएस ऑफिसर को देवरा की कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है, आज से 12 साल पहले जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, तब हमारे गांव का लीडर देवरा था और बाकी तीनों गांव के लीडर भैरवा कुंजारा और अय्यप्पा, और इन चारों गांव के लीडरों ने मिलकर अपने अपने गांव के आदमियों को इकट्ठा कर मुर्गा का काम करना स्टार्ट कर दिया। अब आगे की कहानी में हमें देवरा की फैमिली के बारे में पता लगता है, जिसमें उसकी वाइफ है, देवरा की माँ है और उसका बेटा जिसका नाम वारा है। और हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जिससे आगे चलकर उसको एक बेटी भी होती है। देवरा अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है और चारों गांव के लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वह जो काम कर रहे थे उससे उन्हें अच्छा पैसा मिल रहा है। तभी आगे कहानी में हमें पता लगता है जो भैरवा है वह देवरा से बहुत ज़्यादा जलता है। इसका कारण ये है कि चारों गांव वाले देवरा की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। अब हम देखते हैं चारों गांव वाले मिलकर हर साल एक पूजा रखते हैं, जिसका नाम होता है शस्त्र पूजा। इस पूजा में चारों गांव के 2-2 योद्धा भाग लेते हैं और आपस में फाइट करते हैं। अंत तक जो टिका रहता है वह चारों गांव का लीडर होता है। साथ में इनाम के तौर पर वह शस्त्र मिलते हैं जो उनके पूर्वजों ने इस्तेमाल किए थे, और जीतने वाला उन शास्त्रों को अपने घर पर रखता है, जो कि उसके और उसके गांव वालों लिए बहुत सम्मान की बात होती है। और हमें पता लगता है कि हर साल यह प्रतियोगिता देवरा भैरवा को हरा कर जीतता है, जिसकी वजह से भी भैरवा देवरा से बहुत नफरत करता है। लेकिन देवरा को वह ऐसा दिखता है कि जैसे वह उसका बहुत अच्छा दोस्त है। आगे हमें पता लगता है कि देवरा के गांव का एक लड़का बाहर शहर में पढ़ाई करने जाता है, जिसकी उम्र 15-16 साल होती है, और वह डेली बस से गांव से शहर अप डाउन करता है। लेकिन एक दिन जब वह शहर से गांव आ रहा होता है, तभी कुछ आतंकवादी बस पर हमला कर देते हैं और सब लोगों को मार देते हैं, जिसमें वह लड़का भी मर जाता है। देवरा को उस लड़के की डेड बॉडी देखकर बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि जो लड़का मारा होता है उसके पिता पहले ही मर चुके होते हैं। इसके कुछ देर के बाद डीएसपी और मुर्गा उनके गांव आते हैं और बोलते हैं, कल तुम्हें वापस माल उतारना है, जिसके लिए देवरा मना करता है। बोलता है कि अभी समुद्र में कोस्ट गार्ड का बहुत पहरा है और इसमें अभी रिस्क है, अभी हमें कुछ दिनों के लिए इस काम को बंद कर देना चाहिए। लेकिन तभी भैरवा और कुंजा बोलते हैं, देवरा को ना आना है तो ना आए, हम लोग ये काम कर लेंगे। लेकिन तभी चौथे गांव का लीडर अय्यप्पा बोलता है कि देवरा हमारे साथ रहेगा तो इसमें आसानी रहेगी, वह हमें किसी भी तरीके से बचाकर वहाँ से निकाल सकता है। अगर कोई खतरा है तो इस बात को सुनकर देवरा राज़ी हो जाता है और वह सब लोग अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस बार कोस्ट गार्ड की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी और वह लोग पानी में बहुत सारे होते हैं।
इसीलिए वह लोग देवरा और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं और उनमें से एक सीनियर कोस्ट गार्ड जो कि उनके गांव के पास का ही रहने वाला होता है, वह बताता है कि इन कंटेनरों में काफ़ी गोला बारूद और हथियार है। ऐसे ही गोला बारूद और हथियारों के कारण देवरा के गांव का लड़का उस दिन मारा गया था। ये सुनकर देवरा मन में एक फैसला करता है कि आज के बाद वह यह काम नहीं करेगा। लेकिन तभी भैरवा कुंजा और अय्यप्पा कोस्ट गार्ड पर हमला कर देते हैं, मगर देवरा अपने आदमियों को ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद वह सब लोग कंटेनरों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले देवरा उन कोस्ट गार्ड से एक वादा करता है कि आज के बाद ना तो वह ये काम करेगा, ना अपने गांव वालों को करने देगा। यह बोलकर देवरा अपने सभी आदमियों के साथ अपने गांव आ जाता है, जहां डीएसपी तुलसी और मुर्गा पहले से खड़े होते हैं। तब देवरा उनके सामने उनके पूरे सामान को डिस्ट्रॉय कर देता है और ऐलान करता है कि आज के बाद ना तो वह ये काम करेगा, ना चारों गांव में से किसी को करने देगा। देवरा जैसे ही ऐलान करता है तो हम देखते हैं भैरवा और कुंजा के गांव वाले उसका विरोध करते हैं, मगर अय्यप्पा देवरा का सपोर्ट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ लोग देवरा से लड़ने भी आते हैं, मगर देवरा उन सबको धूल चटा देता है और उनकी पीठ पर क्रॉस का निशान बना देता है और बोलता है, ना का मतलब ना, अब कोई यह काम नहीं करेगा। लेकिन भैरवा और कुंजा नहीं मानते। वह लोग अपने आदमियों को मुर्गा का काम करने के लिए समुद्र में भेजते हैं, पर तभी देवरा वहां जाकर उन सबको बहुत मारता है और उन सब की पीठ पर क्रॉस का निशान बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों गांव वाले बहुत डर जाते हैं और वह पहले की तरह फिर से मछलियां पकड़ने लगते हैं। पर यह सब भैरवा को बहुत बुरा लगता है और वह अब किसी भी तरह देवरा को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। फिर वह अपने और कुंजा के गांव वालों के साथ मिलकर देवरा को मारने का एक प्लान बनाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जो चौथ गांव का लीडर अय्यप्पा है, उसकी बहन की शादी हो रही है जिसमें सभी लोग आए होते हैं। तब भैरवा को अपने प्लान को अंजाम देने का ये सही समय लगता है और वह लोग देवरा को ना चाहते हुए भी ज़्यादा शराब पिला देते हैं, जिसकी वजह से देवरा अपना होश भी नहीं संभाल पाता। तभी वह लोग देवरा के कान में ये बात डाल देते हैं कि कुछ लोग मुर्गा से मिल गए हैं और उसका सामान लाने के लिए समुद्र के किनारे गए हैं। इसके बाद देवरा ऐसे ही नशे की हालत में उन लोगों को रोकने के लिए समुद्र के किनारे जाने लगता है। उसे तो यह मालूम ही नहीं रहता कि ये तो भैरवा और कुंजा का प्लान है। जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो भैरवा और कुंजा के गांव के बहुत सारे लोग होते हैं और उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं और वह सब लोग मिलकर देवरा को मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। पर देवरा एक बहुत बड़ा योद्धा होता है, वह नशे की हालत में भी उन सबको मार देता है। अब हम देखते हैं चारों गांव के लोगों को इसके बारे में पता लगता है और वह लोग वहां पर आते हैं जहां पर देवरा ने रात को उन सबको मारा था और उनकी पीठ पर क्रॉस का निशान बना दिया था। तभी उन लोगों की नज़र एक पत्थर पर पड़ती है जिस पर लिखा था, देवरा अब कहीं दूर जा रहा है और वे दूर रहकर चारों गांव की निगरानी करेगा और अगर अब कोई इल्लीगल काम करने समुद्र में गया तो वह उनको मार देगा। अब हम देखते हैं चारों गांव वालों को डर बैठ जाता है और वे फिर समुद्र से मछली पकड़ने का काम करने लगते हैं। इसी तरह कहानी में 10-12 साल बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं देवरा का बेटा वरा बड्डा हो चुका है और वह भी बिल्कुल अपने बाप देवरा की तरह दिखता है। मगर यहाँ हमें पता लगता, जहाँ देवरा एक वीर योद्धा था वही उसका बेटा वरा एक डरपोक इंसान है। इसीलिए वह पूरे गांव में किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तभी हम भैरवा को देखते हैं जिसके मन में देवरा के लिए गुस्सा और भी बढ़ गया था। इसलिए देवरा ने जिन जिन लोगों को मारा था वह उनके लाडी डी डेजको को लेकर एक आर्मी बनता है और वह उन लोगों को ट्रेंड करके एक किलिंग मशीन बना देता है। एक्चुअली भैरवा उन लोग को ऐसा इसलिए तैयार करता है ताकि उन लोगों को कभी देवरा मिले तो वह लोग उसको ख़त्म कर दें। इसके बाद हमें पता चलता है 10-11 साल से गांव में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। गांव में कोई भी इलीगल काम नहीं चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं गांव के कुछ लड़के देवरा की बेटी यानी कि वरा की बहन को छेड़ देते हैं और जैसे ही वरा को इस बात का पता लगता है वह उन सब लड़कों को बहुत मारता है।
हमें पता लगता है कि वरा की मार से उनमें से एक लड़के की रात जान चली गई। अब यह बात जैसे ही वरा को पता लगती है कि उसके पीटने से किसी की जान गई है, वह सीधे भैरवा के पास माफ़ी मांगने जाता है। तो भैरवा बोलता है कि वह उसको तभी माफ़ करेगा जब वह उसके लिए काम करेगा, जिसके लिए वरा तैयार हो जाता है। तभी हमें पता लगता है कि रात को जिस लड़के की जान गई थी वह वरा की मार से नहीं, उसको तो भैरवा ने मारा है। इसके बाद भैरवा डीएसपी तुलसी और मुरुगन से डील कर लेता है कि उसके लड़के लोग अब तैयार हो गए और वह समुद्र से कंटेनर लेकर आ सकते हैं, और अगर देवरा उनको रोकने के लिए आता है तो वह देवरा को भी मार सकते हैं। अब भैरवा समुद्र में अपने लड़कों के साथ वरा को भी भेजता है और उससे बोलता है, अगर तुम्हें तुम्हारा बाप देवरा दिखे तो तुम्हें उसको भी मारना होगा। अब वह लोग जब समुद्र में कंटेनर लेने जाते हैं तो हम देखते हैं उन लोगों को कोई खींच खींच कर पानी में लेकर जाता है और उन्हें मारकर उनकी पीठ पर क्रॉस का निशान बना देता है। इस तरह वे उन सभी को मारकर उनकी पीठ पर क्रॉस का निशान बना देता है। तब हमें लगता है कि शायद देवरा आकर उन सबको मारकर क्रॉस का निशान बना रहा है। तभी कहानी में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। हमें पता लगता है कि वह देवरा नहीं बल्कि उसका बेटा वरा है जो कि उन सबको मार रहा है, और वह उन सबको मारकर नाव में डालकर बाहर ले आता है। तब वहाँ उससे मिलने आता है सिंगप्पा। तब यहाँ आकर स्टोरी खुलता है और हमें पता लगता है जिस रात को लोगों ने देवरा पर हमला किया था उस रात देवरा की मौत हो गई थी, पर सिंगप्पा और वरा ने देवरा को किस्से और कहानियों में जिंदा रखा ताकि चारों गांव के लोगों के बीच में डर बना रहे। पर उस रात जितने भी लोग देवरा को मारने आए थे उन सबको तो देवरा ने मार दिया था। तो फिर देवरा को किसने मारा? हमें पता लगता है कि जब देवरा सबको मार देता है तो उसका बेटा उससे उस रात मिलने आता है और अपने बाप के सीने में खंजर मार देता है, जिससे देवरा की मौत हो जाती है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। वारा ने अपने बाप देवरा को क्यों मारा, इस जवाब के लिए देवरा पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए।